डेट है आज 21 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 एंड 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके चेयरपर्सन है जो उनका अपॉइंटमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जो इसके अभी चेयरपर्सन बने हैं NTRO के, वो पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो SPG, इसके चीफ थे, फॉर्मर चीफ, उनको ही इसका चेयरमैन बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है NTRO का। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, SPG के बारे में भी और NTRO के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं NTRO के बारे में, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे इंडिया की, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, PMO के अंडर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं PMO के लिए, उसके अंडर काम करती है। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली PMO के अंदर या प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। 2004 में इसको बनाया गया था ताकि हमारे इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। ये डायरेक्टली PMO के अंडर काम करती है और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका प्रथम लक्ष्य क्या है, टेक्निकल इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उनको एनालाइज करना, कम्युनिकेशन सिग्नल को एनालाइज करना, इमेजरी इंटेलिजेंस को एनालाइज करना, साइबर इंटेलिजेंस को यानी कि इंटरनेट पे जो क्राइम वगैरह होते हैं इस तरह के, उसके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। और क्या क्या फंक्शन है इसके, ये देखो, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे इंडिया की, जैसे IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, सहायता देती है, इनको टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल तरीके से सहायता करती है। और जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है उसका एक डेटाबेस तैयार करती है। और ये टेक्निक सारी जितनी भी यूज करती है इंटेलिजेंस को गैदरिंग करने के लिए, ये सारी टेक्निक हमारी कंट्री में जितनी भी ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी ये सहायता करती है। और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, टेक्निकल इंटेलिजेंस की फील्ड में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है ताकि और बेहतर तरीके से इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा सके। जो NTRO के चेयरपर्सन होते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके देखो कई ऑपरेशनल सेंटर भी बने हुए हैं हमारे इंडिया में, वेरियस पार्ट में। तो यही था इसके बारे में। मेनली आपको 2-3 बात पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है और PMO के अंडर ही काम करता है। नेक्स्ट है इसका ही टॉपिक है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी कि जो इसके चीफ हुआ करते थे उनको ही चेयरपर्सन बनाया गया, इसलिए पढ़ रहे हैं हम। वैसे NTRO से बिल्कुल अलग है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। जो ये SPG देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, चाहे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हों चाहे अभी प्राइम मिनिस्टर हों, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे इसमें पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको भी, और उनकी इमीडिएट फैमिली को भी, जैसे उनके बेटे हैं या उनकी बीवी है, उनके माता हैं, पिता हैं, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये SPG। कब बनाई गई थी ये? इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन का मतलब है हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की 1984 में। उसके बाद 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था बीरबल नाथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये कमेटी आपको याद होनी चाहिए। SPG किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की एडवाइस पे बनाई गई थी? तो आपको याद रखना, बीरबल नाथ कमेटी ने सिफारिश की थी, तब इसको बनाया गया था। उसके बाद देखो 1985 में बनाई थी, तब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने इसके लिए एक एक्ट पास कर दिया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। तो 1988 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक संस्था बना दिया। इसका जो गवर्नेंस है वो कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है हमारे, जो वो गवर्न करते हैं इसको, SPG को। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट IS जो होता है उसको ही प्रमोट करके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट होती है IS में कैबिनेट सेक्रेटरी की। वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को कैबिनेट सेक्रेटरी ही देखते हैं। ये डायरेक्टली PM के अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर।
जो एसपीजी चीफ हैं वो इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिसको एसपीजी का चीफ बनाया जाता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। देखो ये एक्ट बना हुआ है 1952 का, उसमें ही गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने जा रही है, तो इसके लिए बिल लेके आई। तो ये यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दे दी है। इसमें मेनली ये है कि इंटरनेट पे जो पायरेसी होती है ना, पायरेसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी ने मूवी बनाई और उसकी मूवी की कॉपी बना के आप इंटरनेट पे अपलोड कर दो, वो लोग फ्री में देख रहे हैं, होनी थी सिनेमा में रिलीज लेकिन आप फ्री में दिखा रहे हो लोगों को, तो इसे बोलते हैं पायरेसी या पायरेटेड फिल्म बनाना। तो ये जो इंटरनेट पे पायरेटेड फिल्म कंटेंट का ट्रांसमिशन होता है, इसको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है मेनली। राज्यसभा में देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था सिनेमेटो अमेंडमेंट बिल 2019 में, और फिर इसे अब इंट्रोड्यूस अप्रूवल किया है 2023 के नाम से। फिर 2019 में देखो इसको स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया था। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के मेंबर को बनाई जाती है और फिर ये देखती है कि उस बिल में क्या कमी है, क्या और ऐड करना चाहिए, क्या इसमें से हटाना चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई थी, इसने 2020 में रिपोर्ट अपनी जारी कर दी थी। फिर ये इसमें कुछ सुधार करके सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बनाया। अब इसमें रखा गया है पब्लिक डोमेन में कि पब्लिक कमेंट करे कि कौन सी इसकी प्रोविजन सही है नहीं है, तो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया है। अब ये कहाँ पे रख देते हैं, इंटरनेट पे इसकी इन्फॉर्मेशन जारी कर देते हैं। कोई भी मान लो किसी को कोई प्रोविजन गलत लग रही है या कोई सलाह देना चाहता है, एडवाइस दे सकता है, आप लोग भी देना चाह सकते हो, दे सकते हो। इसको आने वाले जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस बिल को। ये जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं, विशेषता क्या होगा इसमें। ये देखो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का बना हुआ है, उसको अमेंड करेगा, यानी कि उसको संशोधन करेगा ये, और पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हार्शर पनिशमेंट, यानी कि और सख्त सजा देगा जो फिल्म की पायरेसी करेगा, नकली फिल्म बनाएगा, कॉपी बनाएगा फिल्म की। और इसमें नई एज रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड की गई हैं। एज रेस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ उम्र से कम के बच्चे सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देख सकेंगे, नई कैटेगरी बनाई है। अब तक क्या क्लासिफिकेशन थी फिल्म की, देखो अब तक जो सेंसर बोर्ड होता था, सेंसर बोर्ड देखो जो फिल्म को सर्टिफाई करता है, फिल्म को सर्टिफिकेट देता है कि इस फिल्म को इतने कैटेगरी के लोग देख सकते हैं, या फिल्म को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं इसमें सिनेमा में इस फिल्म को, मूवी को नहीं दिखाया जा सकता, तो सेंसर बोर्ड होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा लास्ट में। तो ये कैटेगरी जान लेते हैं। देखो अब तक जो कैटेगरी थी इस 1952 के एक्ट के हिसाब से, वो कैटेगरी थी, एक तो थी यू, अगर किसी को मान लो यू सर्टिफिकेट दिया किसी मूवी को, सेंसर बोर्ड के पास गया, सेंसर बोर्ड ने वो मूवी देखी, मूवी को देख के उसने यू सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, नवजात शिशु से लेके बुढ़ापे तक कोई भी पर्सन सिनेमा हॉल में जाकर देख सकता है जिस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला है। एक है ए सर्टिफिकेट, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट ऑडियंस, यानी कि इसे सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के आदमी हैं वही दे सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इस मूवी को जाके सिनेमा हॉल में नहीं देख सकते हैं, उनको टिकट ही नहीं मिलेगी। एक है यू ए, इसका मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, यानी कि जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, 12 साल से उम्र के कम, मतलब 12 साल की उम्र है, उनसे 12 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं, तो उनको क्या है, वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही जाके देख सकते हैं या पेरेंट की गाइडेंस के बाद ही देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे, 12 साल से ऊपर का है तो वो देख सकता है पेरेंट की गाइडेंस के बिना। अभी जो संशोधन किया है, देखो ये कैटेगरी तो है ही यू और ए, जो नई कैटेगरी बनाई है ये है यू ए 7+, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल से कम, ये इसको नहीं देख सकते, 7 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। 13+ रखा है एक यू ए, मतलब 13 साल से ऊपर के देख सकते हैं, नीचे के नहीं देख सकते। यू ए 16, 16 से ऊपर, नीचे के नहीं देख सकते। तो अभी जो 12 साल का रेस्ट्रिक्शन था उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, तो नई कैटेगरी बनाई है इस बिल में।
इसमें पायरेसी के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई है। इसमें अगर कोई पायरेसी करता है, मूवी की कोई नकली कॉपी बना के इंटरनेट पे जारी करता है, पाया जाता है ऐसा, तो उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है उस पर, या दोनों लग सकते हैं, 3 साल की सज़ा भी और 10 लाख का जुर्माना। जब ये बिल पास हो जाएगा तो पायरेसी एक ऑफेंस समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। और अगर कोई पायरेटेड कंटेंट को मूव भी करता है, मान लो किसी ने पायरेटेड मूवी बना दी, मूवी की कॉपी बना दी, और उस मूवी को कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो पर्सन भी इन्वॉल्व है, उसको भी अपराधी माना जाएगा। अब जान लेते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में क्या था। पार्लियामेंट ने इसको बनाया था कि हमारे इंडिया में जो कोई मूवी बनाई जाए तो वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से बनाई जाए, हमारे समाज की जो टॉलरेंस है उसकी लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए देखो, इस एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बनाया गया, जिसे सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं, पॉपुलरली सेंसर बोर्ड बोला जाता है इसको। पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यही मूवी को सर्टिफिकेशन देता है कि कौन सी मूवी हमारे इंडिया में रिलीज होगी नहीं होगी, यही सर्टिफिकेट देता है ये बोर्ड। इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और यही अनुमति देता है, सर्टिफाई करता है फिल्म को। ये बोर्ड क्या हर एक मूवी को स्क्रूटनाइज करता है, मतलब उसकी जांच करता है, देखता है मूवी को चला के पूरे कहीं किसी में कोई ऐसे सीन तो नहीं है जिससे सोसाइटी में बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके आधार पर फिर ये देखता है हमारी सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से है, किसी की पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो पर्टिकुलर मान लो कोई समुदाय है उसकी, उसे हर्ट तो नहीं करेगा, उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद ये बोर्ड उसको मूवी को सर्टिफिकेशन देता है। बोर्ड देखो रिजेक्ट भी कर सकता है, सर्टिफिकेट भी दे सकता है। जब ये सर्टिफिकेट दे देता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। ये जो एक्ट है पुलिस को भी पावर देता है। पुलिस को पावर ये देता है कि पुलिस सर्च कर सकती है, कोई मान लो ऐसे मूवी है जो बैन है और उसको मूवी को दिखा रहा है कुछ सिनेमा में, तो पुलिस जाके सर्च कर सकती है और सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है उस सिनेमा को। तो पुलिस को भी पावर देता है ये एक्ट। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये है क्या, बस आपको इतना जानना है। और किसने बनाया है? ये नासा ने बनाया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएस की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है ऐसे अमेरिका की नासा है, इसने बनाया है। ये एक रोबोट है, स्नेक लाइक रोबोट, सांप की तरह का दिखता है। ये देखो कुछ इस तरह का होगा। ये रोबोट है। ये इसलिए बनाया ताकि देखो ये जो डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं, उबड़ खाबड़ के इलाके, वहाँ पे जाके ये एक्सप्लोर कर सके, वहाँ पे सर्च कर सके और दूसरे प्लानेट पे जाके ये एविडेंस ऑफ लाइफ को सर्च कर सके कि वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है। ये अपना आप को अडेप्ट कर सकता है। कोई डिफ़िकल्ट टेरेन आए, ओशन में जाके भी अगर मान लो पानी आ जाए कहीं एरिया में, वहाँ पे भी जाके ये सर्च कर सकता है। डिफ़िकल्ट टेरेन हो, रफ टेरेन हो, ऊबड़ खाबड़ इलाके, वहाँ पे भी जाके ये एक्सप्लोर कर सकता है। ये सैटर्न के मून पे भेजा जाएगा। जो शनि है, शनि का मून है, शनि ग्रह है, शनि के मून पे भेजा जाएगा। वहाँ पे ये देखेगा, एक्सप्लोर करेगा। ये वहाँ उसके सरफेस में डीप जाके भी सर्च कर सकता है, ये जो रोबोट है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन 50 के EV4 इको। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। ये देखो सिडबी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ये मिशन। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मिशन का काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है जो हमारे इंडिया में, उसको आगे प्रमोट करना, बूस्ट करना। इस मिशन के अंदर जो सिडबी है वो देखो MSME है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, उनको लोन प्रोवाइड करेगी, डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करेगी। वैसे देखो ये डायरेक्टली लोन नहीं देती है। जो छोटे लघु उद्योग होते हैं ये किसको लोन देती है? ये उनको देती है जैसे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो MSME सेक्टर को लोन देता है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, फिर ये देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आगे छोटे लघु उद्योग को। लेकिन ये सिडबी इसमें देखो डायरेक्टली जो छोटे लघु उद्योग हैं या मध्यम उद्योग हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करेगी इसमें, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकें और उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। मतलब चार्जिंग करने के लिए उसके लिए वहाँ पे सॉकेट वगैरह बना सकें या बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी बना सकें।
बैटरी स्वैपिंग का मतलब जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं या बैटरी से चलने वाले जो गाड़ियां हैं उनकी बैटरी ख़त्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो वो बैटरी को चेंज कर लें, बदल लें जाके स्टेशन पे जाके। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं उस पर पेट्रोल मिलता है, ऐसे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होंगे जिस पे बैटरी मिलेगी। बैटरी आपकी ख़त्म होगी, वहाँ से बैटरी स्वैप कर लो, कुछ चार्ज लग जाएंगे आप पे क्योंकि उसने बैटरी चार्ज करके रखी हुई है। या ऐसे स्टेशन होंगे वहाँ पे आप बैटरी चार्ज करा सकते हो बैटरी ख़त्म हो जाए तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए सिडबी ने मिशन चलाया है। इसमें सारे व्हीकल होंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। जो सिडबी है, सिडबी क्या है? सिडबी देखो 1990 में बनाई गई थी, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था सिडबी एक्ट के नाम से ही, और 1990 में इसको बनाया था। यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो वित्त मंत्रालय है उसके अंडर काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये हमारे इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मुख्य वित्तीय संस्था है हमारे इंडिया में छोटे लघु जो माध्यम उद्योग हैं उनको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हक्की पिक्की ट्राइब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है ये क्योंकि 31 ट्राइबल्स हैं, 31 लोग हैं इस ट्राइबल ग्रुप से जो सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान आप जानते हो कहाँ पे है? या आप मैप देख रहे हो, ये देखो सूडान यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है। सूडान में देखो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म फोर्स के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इनमें वायलेंस क्लैशेस हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ की और आर्म फोर्स है सूडान की, इन दोनों में झगड़े हो रहे हैं और गोला बारूद से लेके झगड़े कर रहे हैं, वायलेंट क्लैशेस हो रही हैं। इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे फंस गए हैं, और ये हमारे इंडिया के ही हैं 31 ट्राइबल पीपल। ये देखो ये लोग हैं 31। ये सेमी नोमेडिक ट्राइबल ग्रुप है। नोमेडिक का मतलब होता है घूमंतु, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं सालों साल। सेमी नोडिक का मतलब कुछ समय रुक जाते हैं फिर वो एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक में ये हक्की पिक्की ट्राइब पीपल पाए जाते हैं। कन्नड़ भाषा में हक्की का मतलब होता है बर्ड यानी कि पक्षी, और पिक्की का मतलब होता है कैच यानी कि पकड़ना, तो इसलिए इनको बर्ड कैचर भी बोलते हैं, पक्षी पकड़ने वाले लोग। इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, परंपरागत व्यवसाय है इनका पक्षी को पकड़ना। इनकी जो पॉपुलेशन है कर्नाटक की प्रीडोमिनेटली 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये शिवमोगा, देवनागरी, मैसूर डिस्ट्रिक्ट। इनकी जो लैंग्वेज है यानी कि मदर टंग है, जो इनकी मातृभाषा, वो वागरी है, और यूनेस्को ने इसको एंडेंजर लैंग्वेज की लिस्ट में डाला हुआ है वागरी को। तो इनकी लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी, और एसए में भी इसका डेटा यूज किया जा सकता है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इसने रिलीज किया है, इसने कहा है देखो 2023 में ही इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा, पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की हो जाएगी। अभी तक चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया सरपास कर जाएगा इसी साल चाइना को। इसमें कुछ और भी है रिपोर्ट में मेजर हाईलाइट, वो देख लेते हैं। इसमें इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारे इंडिया का है 2, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में एक महिला 2 बच्चे पैदा करती है, और वर्ल्ड की एवरेज कितनी है? 2.3। वर्ल्ड की एवरेज है 2.3, यानी कि वर्ल्ड एवरेज से हमारे इंडिया में कम बच्चे पैदा करती है हमारे देश की महिला। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट में देखे पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड एवरेज से कम है या ज़्यादा है, तो कम है। अगर हम इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में लोग कितने साल तक जीते हैं। अगर बात करें आदमी की तो 71 साल जीता है ऑन एन एवरेज। फीमेल की बात करें यानी कि औरत की, वो 74 साल जीती है। यानी कि स्टेटमेंट में देख के पूछा जा सकता है कि महिला पुरुष से ज़्यादा जीती है या नहीं, तो आपको याद होना चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जेंडर राइट के बारे में, और इसमें यह कहा है कि एडोलेसेंट बर्थ रेट है, जो एडोलेसेंट बर्थ रेट क्या होता है?
देखो एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था, लगभग 14 से 18 या 15 से 19 साल के लड़का या लड़की। लेकिन एडोलसेंट बर्थ रेट की बात करें तो इस उम्र में यानी कि 15 से 19 साल के बीच में लड़कियां कितनी लड़कियां हैं जो बच्चे पैदा कर लेती हैं। 1000 लड़कियों में से 11 लड़कियां ऐसी हैं जो 15 से 19 साल के बीच में ही बच्चे पैदा कर लेती हैं। और देखो इस उम्र में जब लड़कियां बच्चे पैदा कर लेती हैं, शादी हो जाती है, मान लो उनकी, बच्चे पैदा करती हैं, तो ना तो बच्चा ही सुरक्षित रह पाता है बहुत सारे केसेस में, और ना ही माता, यानी कि लड़की और उसके बच्चे दोनों पे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी हेल्थ हो सकता है सही ना रहे, बच्चे का माइंड पूरी तरह से डेवलप ना हो, आगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट ना बन पाए, ऐसे बहुत चांसेस होते हैं साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से। और देखो 23% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 साल से पहले ही शादी हो जाती हैं, इस रिपोर्ट में बताया है। ये इंडिया की रिपोर्ट है, मतलब इंडिया के बारे में बताया है। अब जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो रिपोर्ट जारी करती है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जिसको 1968 में बनाया गया था। ये देखो पॉपुलेशन के फील्ड में काम करती है, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा तैयार करती है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डेटा तैयार करती है। ये देखो पूरे वर्ल्ड में इस तरह से काम करती है कि हर एक प्रेगनेंसी है वो वांटेड हो, हर एक जो चाइल्ड बर्थ है वो सेफ हो, यानी कि बच्चा जो पैदा हो रहा हो वो सुरक्षित हो, हर एक यंग पर्सन है उसके पोटेंशियल को पहचाना जाए। 1968 में इसको बनाया था और 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया था, क्योंकि जब 1968 में इसको बनाया था तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, और इसका जो एब्रीविएशन है, ओरिजिनल एब्रीविएशन, वो भी यही है, UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो इससे ही इसका एब्रीविएशन लिया गया है, एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। लेकिन 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, लेकिन इसका जो ओरिजिनल एब्रीविएशन रहा वो अभी तक वही रखा है जो पहले था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में सिटी है। ये डायरेक्टली देखो कोई प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट नहीं करती है, लेकिन टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट करती है कंट्रीज़ को ये स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ में, पॉपुलेशन सेंसस में और सर्वे वगैरह करने में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पल्सेज इन इंडिया। पल्स आप जानते हो दाल को बोलते हैं। इंडिया में दाल कितनी उगाई जाती है, कौन सी ज़्यादा उगाई जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये वैसे ऑलरेडी हम स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है डिटेल में, वहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें हम पढ़ेंगे अभी न्यूज़ में क्यों है ये, प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, GS पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने देखो मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि इस साल हमारे इंडिया में कितनी दाल का उत्पादन होगा, क्योंकि देखो दाल की जब कटाई का समय आ रहा था ना, अप्रैल में या ये मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे आपको पता है हैवी रेन हो गई थी, हेल स्टॉर्म आ गए थे, ओले पड़ गए थे बहुत सारी जगह पे। तो उसकी वजह से हो सकता है कि दाल का उत्पादन कम हो गया हो, बहुत सारी जो खेत थे उनमें जो उत्पादन था खराब हो गया था बारिश की वजह से। देखो अगर हम पिछले साल की बात करें 2021-22 की, तो इंडिया में टोटल जो दाल का प्रोडक्शन था वो 27.3 मिलियन टन था, आपको याद होना चाहिए। इस साल हमने प्रोजेक्ट किया था, टारगेट रखा था कि हम 29.55 मिलियन टन दाल उगाएंगे, लेकिन अभी देखना होगा कि कितना दाल का उत्पादन हुआ है जब हम पूरा डेटा तैयार कर लेंगे। इससे रिलेटेड न्यूज़ भी कि इंडियन गवर्नमेंट है जो देखो, और देखो ये बात आपको याद रखनी है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दाल होती है वो ग्राम होती है। ग्राम मतलब चने की दाल, चना सबसे ज़्यादा होता है, चने से दाल बनती है। कितना बनती है, लगभग 40%, जितनी दाल उगाई जाती है उसमें से 40% तो ग्राम होती है। उसके बाद तूर की दाल आती है, तूर की दाल को अरहर की दाल भी बोलते हैं, ये लगभग 15 से 20% होती है, 15 से 20%। फिर उड़द की दाल आती है, उड़द, उसके बाद आती है फिर मूंग की दाल। तो ये 4 मेजर दाल हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। उसके बाद और भी दाल हैं बहुत सारी जो उगाई जाती हैं, आपको पता ही है दालों के नाम, डेली खाते होंगे आप। एक देखो दाल से रिलेटेड है PM पोषण स्कीम। PM पोषण ये प्राइम मिनिस्टर की ओवरआर्किंग स्कीम है फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए। देखो PM पोषण का नाम पहले मिड डे मील स्कीम था। मिड डे मील स्कीम आप जानते हो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन देखो PM पोषण स्कीम में नफेड के अंदर या नफेड से दाल परचेज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट क्या है, नफेड से दाल परचेज करती है PM पोषण स्कीम के लिए। नफेड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
पहले पढ़ लेते हैं देखो नफेड के बारे में, क्योंकि नफेड से डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ये दाल परचेज करती हैं और इस दाल को मिड डे मील स्कीम में यूज करती हैं। और नफेड क्या है, स्टॉक करके रखता है दाल वगैरह का, बफर स्टॉक होता है इसके पास पल्सेस का, क्योंकि मार्केटिंग वगैरह करता है दाल की और परचेज करता है। नफेड देखो जैसा हमने ऊपर पढ़ा इसकी फुल फॉर्म के बारे में, ये 1958 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये कोऑपरेटिव है, एक तरह से कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पल्सीज जो दाल का परचेज करता है उसकी मार्केटिंग करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है नफेड, याद रखना आपको मिनिस्ट्री के बारे में और कब बनाया गया था, हेडक्वार्टर के बारे में भी। ये देखो दाल का जो प्राइस है वो हमारे इंडिया में स्टेबलाइज रहे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, इसको मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग वगैरह करता है, प्रमोट करता है। ये जो पीएम पोषण स्कीम है ये क्या है, देखो पीएम पोषण है जो इसका मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसका खर्चा उठाती हैं। इससे पहले इसका नाम मिड डे मील स्कीम था। मिड डे मील स्कीम 1995 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो शिक्षा मंत्रालय, उसके अंडर ये काम करती है, मतलब ये इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये किस लिए चलाई गई थी, ये स्कीम इससे चलाई गई थी मिड डे मील स्कीम या पीएम पोषण, अब तो इसका नाम पीएम पोषण हो गया, तो पीएम पोषण है। पीएम पोषण स्कीम के लिए जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है डिटेल में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो इसको डिटेल में। ये इसलिए चलाई जाती है पीएम पोषण स्कीम या मिड डे मील स्कीम, एक पहली क्लास से लेके 1 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं जो, उनको देखो मिड डे मील दी जाती है, यानी कि दोपहर में खाना दिया जाता है उन्हें, दिन में एक बार हॉट कुकड मील दिया जाता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये पीएम पोषण स्कीम चलाई जाएगी, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया, वैसे इसको एक्सटेंड करती रहती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, गरीब बच्चे होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत बार उनके पास खाना भी नहीं होता है, इसलिए बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजती हैं बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी ताकि खाना मिले बच्चों को। तो इस बहाने से अपने बच्चों को लोग, गरीब लोग हैं जो स्कूल भेजें, तो इससे इनरोलमेंट बढ़ेगा, यानी कि स्कूल में बच्चे आएंगे, रिटेंशन बढ़ेगा। ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल में आ जाते थे, यानी कि 1-2 पीरियड रहते थे, 1-2 घंटे फिर चले जाते थे, लेकिन उन्हें मिड डे मील मिलेगा, जब दोपहर में खाना मिलेगा तो कम से कम खाने की वजह से वो दोपहर तक तो रहेंगे, तो रिटेंशन बढ़ेगा, रहेंगे वो, अटेंडेंस बढ़ेगी स्कूल में, बच्चे आएंगे तो अटेंडेंस बढ़ेगी, इसलिए इस स्कीम को चलाया गया था। और तीसरा, मतलब 3 तो काम ये हो गए, चौथा काम ये था कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बढ़े, यानी कि बच्चों में जो पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता गरीबी की वजह से, तो उन्हें पोषक तत्व भी मिलें ताकि उनमें बीमारियां कम हो, तो ये भी इसका एक मकसद है। तो यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो न्यूज में थे, उनको देख लेते हैं। एक देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन न्यूज में थी, बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट एक जगह का नाम है, उसके नाम पे रखी गई थी, ये बुडापेस्ट में हुई थी। बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है ये साइबर क्राइम पे है। साइबर क्राइम आप जानते हो, इंटरनेट पे जो अपराध होते हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। इंटरनेट पे लैपटॉप मोबाइल के जरिए जो क्राइम होते हैं, ये साइबर कन्वेंशन 2004 में हुई थी, बुडापेस्ट कन्वेंशन। और आपको याद रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं किया बुडापेस्ट कन्वेंशन को। साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। 2004 में साइन हुई थी, याद रखना है इसके बारे में डिटेल में। एक देखो सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में है, इसका याद रखना आपको। एक देखो ये YZCETIB, ये न्यूज में था, ये क्या है YZCETIB, ये देखो एक एक्जो प्लानेट है, एक्जो प्लानेट, एक्जो प्लानेट को एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट भी बोलते हैं। ये हमारी अर्थ से लगभग 12 लाइट ईयर दूर है, 12 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में जितना लाइट दूरी तय करती है उस दूरी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और आपको पता है लाइट, प्रकाश की जो लाइट है, मतलब प्रकाश है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है, तो 1 साल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसलिए हम स्पेस में लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं जब जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये अर्थ के साइज का लगभग, ये जो प्लानेट है, ग्रह है ये भी एक, लेकिन एक्सो प्लानेट है। एक्सो प्लानेट का मतलब है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। और हमारा सोलर सिस्टम आप जानते हो, सन एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, और सन के चारों तरफ 8 ग्रह घूम रहे हैं, कुछ उपग्रह घूम रहे हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, कुछ कोमेट घूम रहे हैं। तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इससे ये बाहर है, एक्सो प्लानेट में है। YZCTI-b जो प्लानेट है, तो इसके बारे में याद रखना है। एक देखो, ये जैमीथांग विलेज न्यूज में था, जैमीथांग। ये जैमीथांग देखो पंचेंग वैली में है, पंचेंग वैली। वैली आप जानते हो घाटी को बोलते हैं, हिंदी में घाटी बोलते हैं। जैसे ये एरिया है, अगर यहाँ से नीचे हो जाए, मतलब नीचे इसमें गड्ढा सा बन जाए और बहुत दूर तक रहे, तो उसे बोलते हैं घाटी या वैली। पंचेंग वैली या जैमथेंग के नाम से जानते हैं इसे, जम या पंचिंग के नाम से भी जानते हैं, या जैमीथंग के नाम से, क्योंकि पंचेंग वैली में है ये। एक विलेज है, गांव है, कहाँ पे है? ये भूटान और तिब्बत बॉर्डर पे है। ये देखो भूटान और तिब्बत बॉर्डर पे है ये। जैमीथंग का मतलब होता है सैंड वैली, रेत की घाटी, सैंड वैली। ये यहाँ पे देखो जो जैमीथंग या पेंगचेंग वैली है, ये यहाँ पे लोगों को ना पेंगचेंगा भी बोलते हैं, क्योंकि पेंगचेंग वैली में है ये। पेंगचेनपा, PANGCHENPA, पेंगचेनपा के नाम से जानते हैं इन लोगों को। पेंगचेनपा का मतलब इनकी भाषा में होता है पीपल हु गेव अप सिन, ऐसे लोग जिन्होंने पाप को त्याग दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने जो पाप हैं उनको छोड़ दिया है या त्याग दिया है, तो इसलिए इनको पेंगचेनपा भी बोलते हैं। तो यही टॉपिक थे आज के।